गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? हिंदी की क्लास फिफ्थ की लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था। आप सब बच्चे वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं, याद हो गया सभी को? याद भी करते चलना है। आज हम हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की बुक निकाल लीजिए। पाठ 3, गर्म रेगिस्तान। इस चैप्टर को यदि हम क्लास में होते तो पात्र बनाते, आप ही लोगों के बीच में से कुछ पात्र बनाते, मतलब कुछ लोगों को डिवाइड कर देते कि आप शिक्षक बन जाओ, आप मयंक बन जाओ, ऋचा बन जाओ। इसमें देखिए, आपने यदि चैप्टर को पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ लोग बने हुए हैं, वो अपनी अपनी बातें करते हैं। क्या होता है जब आप लोग भी छुट्टियां, जो आप लोगों की इस बार तो कोरोना की वजह से सब कुछ अलग ही हो गया, लेकिन जब नहीं ऐसा होता था तो हम लोग छुट्टियां जब बिताकर स्कूल जाते थे तो सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे ना आपस में, कि मैं तो यहाँ गया था, आप कहाँ गए थे, करते हो ना। तो यही बातें बच्चे कर रहे थे। इतने में क्लास में टीचर आ जाते हैं, शिक्षक आ जाते हैं, और वो बोलते हैं कि इतना समय हो गया, इतनी देर बाद अपन मिले, स्कूल आए, आप सब लोग बताइए, आपने अपनी छुट्टियां बिताई होंगी, आप लोगों ने कोई अपने रिलेटिव्स के यहाँ गया होगा, कई लोग घर पे रहे होंगे, कई लोग अपने नाना के यहाँ गए होंगे, कई लोग कहीं बाहर घूमने गए होंगे। फिर वो बोलते हैं कि मैं भी छुट्टियों में बाहर घूमने गया था, मैं राजस्थान गया था। और वो बताते हैं कि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ। आप सबको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है, अपने भाई बहनों को कैरेक्टर बना देना अलग अलग, और फिर पढ़ना, तो चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो वो बताते हैं कि जब मैं राजस्थान गया था तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी जगह में घूमा। मैंने थार का मरु प्रदेश देखा। वो बताते हैं कि देखिए, मैंने थार का मरु प्रदेश देखा, और थार जिसे अर्थात थार का रेगिस्तान देखा, और वहाँ पर ना वर्षा होती है, ना ही पेड़ पौधे होते हैं। तो मयंक एक लड़का है, वो बोलता है कि वहाँ पर जब रेगिस्तान में, तो मयंक को ज़्यादा पता नहीं था, तो उसने बोला कि शिक्षक, वहाँ पर श्रीमान जी, वहाँ रेगिस्तान में तो बालू मीन्स रेत, रेत के अलावा कुछ नहीं होता, वहाँ पे वर्षा भी नहीं होती, पेड़ पौधे भी नहीं होते, कड़ी धूप होती है, तो आप वहाँ पर क्या घूमने गए थे? रेगिस्तान फिर आपको सुंदर कैसे लगा और वो अच्छी जगह कैसे हुई? तो शिक्षक समझाते हैं कि कुछ लोग जो ये मानते हैं कि रेगिस्तान में कुछ नहीं है, वहाँ पर सिर्फ मिट्टी रेत रहती है, तो वो गलत धारणा है। वो बताते हैं कि रेगिस्तान गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है, दोनों प्रकार का होता है। रेगिस्तान गर्म, रेतीला और शुष्क भी होता है, जैसे थार का रेगिस्तान। रेगिस्तान ठंडा और बर्फ से ढका होता है, ये देखिए, ठंडा और बर्फ से ढका होता है, जैसे लद्दाख का रेगिस्तान। और जो रेगिस्तान गर्म और रेतीला होता है, शुष्क होता है, उसे क्या कहते हैं? थार का रेगिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करते चलिए। किंतु सामान्यतः लोग वैसी जगह को रेगिस्तान कहते हैं जहाँ ना ही पानी हो, ना ही पेड़ पौधे हों। अब इतनी बात उनने कही, मयंक की बात पे शिक्षक ने बोला। अब ऋचा बोलती है कि शिक्षक, हमें और भी रेगिस्तान के बारे में बताइए। तब मयंक बोलता है, हाँ, हमें रेगिस्तान के बारे में और जानना है। तो शिक्षक बोलते हैं, यह अच्छी बात है, तुम्हें रेगिस्तान के बारे में जानने की जिज्ञासा तो हुई। फिर शिक्षक ने बोला कि चलो आज मैं तुमको गर्म रेगिस्तान के बारे में बताता हूँ। रेगिस्तान में बहुत प्रकार के जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधों का घर होता है, ये सभी गर्म और शुष्क जलवायु में रहने की कला जानते हैं, मतलब इनको पता होता है कि हमको गर्म जगह में रहना है, तो कैसे हम रह पाएंगे यहाँ पर। यह ठीक है, रेगिस्तान की धरती घास, पौधे और वृक्षों से ढकी नहीं है, जैसा कि नम जलवायु के क्षेत्रों में होता है, लेकिन जब कभी रेगिस्तान में वर्षा होती है तो वहाँ पर फूल भी खिलते हैं, और फूलों की सुंदरता देखते ही बनती है। फिर उसी क्लास में जो शिप्रा लड़की है, वो बोलती है कि फिर तो रेगिस्तान की जो समतल भूमि होगी, वहाँ की सुंदरता दूर से देखकर बहुत अच्छी लगती होगी। तो शिक्षक उससे बोलते हैं कि हाँ, रेगिस्तान को केवल रेतीली और समतल भूमि यदि समझोगे तो भी हमारी भूल है। मतलब रेगिस्तान में बहुत कुछ देखने के लिए होता है, वहाँ पर पहाड़ और टीले भी होते हैं,
जो रेत के बने होते हैं। आप सब लोग पहाड़ जानते होंगे, टीले जानते होंगे, जो बहुत ऐसे ऊंचे ऊंचे होते हैं, अपनी समतल जगह से बहुत ऊंची ऊंची जो जगह होती है पहाड़ जैसी होती है ना। अब लेकिन ये सारे के सारे पहाड़ और टीले काय के बने होते हैं? रेत के बने होते हैं। जब रेत के टीले कैसे बन जाते हैं? जब वहाँ पर बहुत तेज हवा चलती है, आंधियाँ आती हैं, तो रेत बहुत सारी उड़कर आती है और रेत की जमा राशि ही टीले का रूप ले लेती है। ठीक है। और रेगिस्तान रेत के टीलों को सैंड ड्यून कहा जाता है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है कि रेगिस्तानी जो रेत के टीले होते हैं, मतलब अब भी मैंने बताया टीले कैसे बन जाते हैं, वही टीलों को सैंड ड्यून भी कहा जाता है। ओके। इसके बाद देखिए, क्योंकि ये तेज हवा के साथ उड़कर बनते हैं और ध्वस्त होते रहते हैं। ध्वस्त होना मतलब टूट भी जाते हैं, ये नहीं कि अब एक बार बन गए तो बने रहेंगे, क्योंकि ये रेत के होते हैं, इसलिए ये स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं। सूखे रेगिस्तान में कहीं कहीं पानी के चश्मे भी मिलते हैं, जहाँ पानी का चश्मा होता है। पानी का चश्मा क्यों कहा गया? मतलब जहाँ पानी हमको ज़्यादा मात्रा में मिलता है उसको हम पानी का चश्मा कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। ओके। वहाँ की जगह सचमुच बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि जहाँ पानी ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु सब बहुत ज़्यादा संख्या में मिलेंगे, क्योंकि ये जल के स्रोत के निकट रहते हैं, इसलिए इनका जीवन बहुत कठिन नहीं होता। और जो रेगिस्तान के सूखे हिस्से में रहने वाले प्राणी होते हैं ना, उनकी अपेक्षा जो पानी के चश्मे के पास रहते हैं उनका जीवन बहुत अच्छा होता है। फिर प्रिया पूछती है कि रेगिस्तान में जहाँ पानी के चश्मे नहीं मिलते, मतलब पानी के चश्मे नहीं मिलना मतलब जहाँ पानी ज़्यादा नहीं मिलता, वहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतु बिना पानी के कैसे जीवित रहते हैं। अब उसने ये अच्छा क्वेश्चन किया कि पानी नहीं है तो वहाँ पे कैसे सब लोग जिएंगे। तो शिक्षक बताते हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ये तो हम शुरू में छोटी सी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हमको पता भी है। लेकिन मरुभूमि के पेड़ पौधे और जीव जंतु जो होते हैं वो अपने आप को इस वातावरण में रहने के अनुसार ढाल लेते हैं, उन्हें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। अब देखो, ऊँट के बारे में आपने बहुत पहले से पढ़ा है कि ऊँट को हम क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, सबको पता है ना। ये एक बार में अपने अंदर बहुत सारा पानी पी लेता है और कई दिन तक उस पानी का यूज़ करता रहता है। बहुत सारा पानी पी लेगा, हम तो इतना सारा इकट्ठा पी भी नहीं सकते, कलेक्ट करके रखता है, जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो उसका यूज़ करता रहता है। फिर रोहन ने बोला कि ऊँट को पसीना नहीं आता, क्योंकि शिक्षक ने पूछा कि आप लोग जानते हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो रोहन कहता है कि हाँ सर, ऊँट को पसीना नहीं आता, इससे उसके शरीर के जल का जो क्षय है, जल का क्षय मतलब जल निकलना, पसीने में हमारे शरीर का पानी निकल जाता है, वो बहुत धीमी गति से होता है। तो शिक्षक उससे बोलते हैं, वेरी गुड, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें पसीना आता है ना, तो हम अपने शरीर के तापमान को एक समान बनाए रख सकते हैं। बाहरी वातावरण में गर्मी बढ़ने से हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, जिससे हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। और ऊँट बहुत अधिक गर्मी सहन कर सकता है, क्योंकि उसकी वहाँ हैबिट रहती है, उसकी हैबिट है वहाँ रहने की, इसीलिए। और जब गर्मी बढ़ने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है, हाँ, और ऊँट बहुत अधिक गर्मी सहन कर सकता है, इसीलिए उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता और ना ही उसे पानी की ज़रूरत महसूस होती है। इतना समझ में आया अच्छे से? अब एक अनवर नाम का लड़का है, वो भी क्वेश्चन बोलता है कि क्या रेगिस्तान के सभी जीव इसी प्रकार अपने शरीर के पानी को सुरक्षित रखते हैं? उसको लगा क्या ऊँट के जैसे सब लोग करते हैं? तो शिक्षक ने बोला नहीं, वहाँ पे बहुत सारे छोटे रेगिस्तानी जंतु भी हैं, वो पानी नहीं पीते। वो क्या करते हैं? बालू के अंदर, बालू मतलब रेत, मिट्टी के अंदर सुरंग है, मतलब गड्ढा जो बना लेते हैं ना, गड्ढा बनाकर उसके अंदर दिन भर छुपे रहते हैं। रात में जब उनको खाना होता है तो वो बाहर निकलते हैं और कुछ जीव एक दूसरे जीवों को खाते हैं। उनके मांस की नमी से वे अपने शरीर की जल की आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक उनने बताया, एक इधर पे कैक्टस का पौधा होता है, रेगिस्तानी पौधा, वो क्या करता है? अपने मोटे तने में पानी जमा कर लेता है। जैसे ऊँट पानी जमा करता है अपने गर्दन में, वैसे ही कैक्टस क्या करता है? कैक्टस अपने मोटे तने में पानी जमा कर लेता है।
ऊँट के बारे में आपको अभी बताया ना कि ऊँट बहुत सारा, देखो ऊँट बहुत अधिक गर्मी सहन कर सकता है, ऊँट को पसीना भी नहीं आता, और ऊँट एक बार में बहुत सारा पानी पीकर अगले कई दिनों तक अपना निर्वाह करता है, बहुत सारा पानी पीकर अपने शरीर के अंदर कलेक्ट करके रखता है। उसी प्रकार एक रेगिस्तानी पौधा होता है कैक्टस, वो अपने मोटे तने के अंदर पानी जमा कर लेता है। कैक्टस की जड़ें पानी के अंदर ना जाकर ठीक सतह के नीचे रहती हैं, ताकि रेगिस्तान में कभी कभी होने वाली वर्षा से उत्पन्न नमी को वो शीघ्र ग्रहण कर सकें। आया समझ में? अब मेघना बोलती है कि हाँ मैंने पढ़ा है, रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म होता है लेकिन रातें बहुत ठंडी होती हैं, ऐसा क्यों होता है? अब उसने फिर क्वेश्चन किया तो उसके शिक्षक बोलते हैं कि नम जलवायु वाली जगहों में हवा में व्याप्त नमी एक चादर की तरह कार्य करती है। जो नम जलवायु होती है ना, वहाँ पे जो हवा में व्याप्त नमी एक चादर की तरह कार्य करती है। वह सूरज की जो गर्म किरणें होती हैं जो धरती पे आती हैं, उस सतह को गर्म होने से रोकती हैं। इससे वातावरण वहाँ का कैसा होता है? गर्म नहीं हो पाता। उसी प्रकार रात में धरती की गर्मी को, उसी प्रकार ये दिन का बताया, अब रात में क्या होता है? रात में धरती की जो गर्मी होती है उसको नमी की चादर जल्दी निकलने नहीं देती, इससे रातें बहुत ठंडी नहीं हो पाती। किंतु रेगिस्तान में नमी की चादर नहीं होती। रेगिस्तान में क्या नहीं होता? नमी की चादर नहीं होती। आपको पता है ना कि रेगिस्तान में गरम गरम होता है, इससे दिन में सूरज की गर्मी से वातावरण अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसी प्रकार रात में सारी गर्मी बहुत जल्दी बाहर निकल आती है, इससे रातें वहाँ की क्या हो जाती हैं? बहुत ठंडी हो जाती हैं। समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए और भी बच्चे हैं, अब हम कोई भी चीज़ सुनेंगे अपने टीचर से तो हमारे मन में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अब अनुपमा बोलती है कि सुंदर, हाँ पहले रोहन बोलता है कि रेगिस्तान तो सचमुच अद्भुत स्थान हुआ, क्योंकि उनको सुनने से इंटरेस्ट आ रहा था। जैसे आप भी सुन रहे होगे, मैं जो पढ़कर बता रही हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा ना, आपको लगेगा कहीं कन्फ्यूज़न होगा, आप फिर से चैप्टर पढ़ोगे, ऑडियो सुनोगे, है ना। तो रोहन ने बोला कि हाँ रेगिस्तान तो सच में बहुत अच्छा स्थान है। फिर अनुपमा ने बोला कि हाँ सुंदर भी है और विशाल भी है, विशाल मीन्स बड़ा भी है। फिर शिक्षक बोलते हैं, अब देखो शिक्षक ने यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज भी दे दिया। उन्होंने बोला कि अच्छा चलो जल्दी से बताओ कि विश्व के जो विशालतम रेगिस्तान है क्या आप उनके नाम जानते हो? तो शालिनी एक लड़की है, उसने बोला जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी का रेगिस्तान। इन सारे ये जो जितने रेगिस्तान आए हुए हैं इन सबको आप लोग अच्छे से याद करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। और फिर मयंक बताता है उत्तरी अफ्रीका का सहारा का रेगिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान, ये कैसे हैं? ये विशालतम, विश्व के विशालतम रेगिस्तान है, ओके। इसके बाद शिक्षक बोलते हैं बिल्कुल सही, वेरी गुड, ये सभी गर्म रेगिस्तान हैं। विश्व के ठंड, अब उनने गर्म रेगिस्तान बच्चों से पूछ लिया, अब उनने ठंडे रेगिस्तानों के नाम बताए। उनने बोला कि ये नाम मैं बताता हूँ। दक्षिण अमेरिका में स्थित अटाकामा का रेगिस्तान, मंगोलिया और चीन में फैला गोबी का रेगिस्तान, रूस में फैला तुर्किस्तान का रेगिस्तान और चीन के पश्चिमी हिस्से में स्थित टकलामाकन का रेगिस्तान। टकलामाकन का मीनिंग क्या होता है? अजीब सा नेम लग रहा है ना। इसका अर्थ होता है वह स्थान जहाँ से कोई भी लौट कर ना आ सके। ओके, ये ऐसा स्थान है जहाँ से कोई भी लौट कर वापस नहीं आता, है ना। तो राघव ने बोला तुरंत, अरे बाप रे इतना भयानक। तो शिक्षक ने बताया कि रेगिस्तान केवल भयानक ही नहीं है, सुंदर, अद्भुत और रोचक भी है। रेगिस्तान प्रकृति का उसी तरह एक अंग है जिस तरह घने गहरे सागर या ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। रेगिस्तान बहुत गर्म भी है और शुष्क भी है, इसीलिए हम रेगिस्तान को पृथ्वी का फालतू हिस्सा नहीं समझना चाहिए हमको, कि हमने सोच लिया वहाँ बस रेत मिट्टी है तो हम उसको फालतू हिस्सा नहीं समझेंगे। सृष्टि के चक्र को चलाते रहने में रेगिस्तान की अपनी भागीदारी है। अब देखो जो भी बच्चे सोचते रहे होंगे कि रेगिस्तान तो बिल्कुल रेत वाला है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो अब उनका ये कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा ना बच्चों। और अच्छे से आपको चैप्टर रीड करना है। और देखिए ये आपकी बुक में नीचे दिए हुए हैं शब्दों के अर्थ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं।
कुछ शब्द जो टफ आते हैं, आपके हार्ड वर्ड होते हैं चैप्टर में, उनकी मीनिंग दी गई है। इसको आपको अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में लिखकर याद करना है। सबसे पहले आपको चैप्टर का नेम डाल के वर्ड मीनिंग लिखनी है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर्स। इसके अभ्यास कार्य में हम सबसे पहले देखेंगे मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर है। मौखिक 4 क्वेश्चन है और लिखित के भी 4 क्वेश्चन है। बहुत ही इजी आंसर है। अभी जो हमने आपको समझाया पूरा उसी से रिलेटेड है। आप इनको अच्छे से पढ़ोगे, इसके बाद कॉपी में नोट करोगे, याद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सही मिलान करो मतलब मैचिंग। ये भी बिल्कुल ईजी है। पहले आप खुद कोशिश करेंगे, बाद में मैंने जो बताया है उससे मैच करेंगे। मैंने ये आपको फिल करके दे रही हूँ मैं पूरा, तो आपको पहले नहीं देखना, आपको पहले खुद से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनका एक राइट आंसर है, उसको टिक करना है। ये भी आप खुद से करोगे। जैसे रेगिस्तान गर्म होता है ठंडा होता है या गर्म ठंडा दोनों होता है, तो शिक्षक ने बताया था ना गर्म ठंडे दोनों होते हैं। ऐसे आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ईजी है, आपसे बन जाएगा। ओके। इसके बाद देखिए भाषा बोध। भाषा बोध थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इसमें विशेषण शब्दों के तर और तम प्रत्यय, प्रत्यय मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में, जो किसी भी शब्द के पीछे लगता है। ओके, तो तर लगाना है और तम लगाना है। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये सब हम ग्रामर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो लगाकर बनाना है। उत्तरा अवस्था में हमेशा तर लगता है और उत्तमा अवस्था में हमेशा तम लगता है। तो यदि लिखा मिला है निम्न, तो आप लगा दो निम्नतर, और उसी का आप उत्तमावस्था बनाओगे निम्नतम। ठीक है, बहुत इजी, ये बना लोगे ना। तर और तम इन शब्दों के लास्ट में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में समझो और करो। तो इसमें बताया है संधि क्या होती है। वर्णों के परस्पर मिलने से जो भी परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ये भी हम अभी ग्रामर में पढ़ेंगे। 2 स्वरों का मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि, जैसे हिम प्लस आला है, तो ये जो आ में आ की मात्रा है, ये जब जुड़ेगी तो हिम मा में आ की मात्रा लग जाएगी, है ना, आ गायब हो जाएगा। ऐसे ही जैसे परम प्लस अर्थ, तो आ की जगह पे आ की मात्रा लग जाती है जब जुड़ता है, तो परमार्थ। वात प्लस आवरण, वातावरण। समझ में आया? इसको आप करके देखना। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत इजी है। इसमें काल बताए हुए हैं। एक आपको वर्तमान काल में दी हुई है, उसको भूतकाल में चेंज करना है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या हो गया, वर्तमान काल। जो चीज़ें हो चुकी हैं वो सारी की सारी हो जाती हैं भूतकाल, और जो चीज़ें होंगी वो होता है भविष्यकाल। सभी छात्र छात्राएं उनका अभिवादन करते हैं मीन्स वर्तमान काल। इसको आप भूतकाल में कैसे कन्वर्ट करोगे, सभी छात्र छात्राओं ने उनका अभिवादन किया मीन्स कर चुके हैं। क्लियर है? ऐसे करके ये चेंज करना है, ये पूरे बन जाएंगे आपसे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज। इसमें रंगीन शब्दों के सही वर्ण विच्छेद पर टिक करिए। लिखा है क्षेत्र, इसके 2 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही हो उसको टिक करना है। वर्ण विच्छेद में आपको बता चुकी हूँ, आपसे बनता भी है, तो आप पहले कोशिश करोगे इसके बाद करोगे, है ना। कोई भी शब्द जब आधा होता है, जैसे ये छा नया आया, छा, छा कैसे बनता है, का के नीचे हलंत तो शा के नीचे हलंत, ये मिलके बन जाता है छा छतरी का। ऐसे ही एक सृष्टि, देखो सृष्टि नया है ये, तो सृष्टि में ये ऋषि की मात्रा है ना, तो ये ऋषि वाला सही होगा। क्लियर है सबको? अब अच्छे से समझ के आपको अपनी कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग में क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करने हैं और एक्सरसाइज पूरी बुक में फिल करना है और सबको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।